नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और बड़े ही महत्वपूर्ण हम लोग पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं आज के बड़े ही महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से स्वीकृत आत्मकथा है कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इनमें कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी, अर्ध कथानक। क्या होगा? अर्ध कथानक। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, अज्ञे। तो अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? अज्ञे जी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मचरित। तो आवारा मसीहा ये जीवनी विधा की रचना है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ये जीवनी लेखक हैं, अमृत राय जीवनी लेखक हैं, विष्णु प्रभाकर जीवनी लेखक हैं। जो नहीं हैं उनका नाम है अज्ञे जी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा। तो अर्धकथानक ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है? बनारसी दास जैन जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है आपको? करना है मिलान। देखते हैं हम लोग, कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको करना है मिलान। तो सबसे पहले खोज की पगडंडियाँ। खोज की पगडंडियाँ ये रचना किसकी है? मुनिकांत सागर की है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की है। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की है। और यूरोप के स्केच राम कुमार जी की है। ये आपको खोज की पगडंडियाँ, मुनिकांत सागर, यूरोप के स्केच राम कुमार, ये याद करना है। बाकी तो आपको पता ही है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प से आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। रचनाएं हैं और आपको बताना है किसकी कौन सी विधा है। तो मेरी लखनऊ यात्रा ये यात्रावृत्त है, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है, साधना के पथ पर ये आत्मकथा है और बादशाह दर्पण जीवनी है। आपका मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको करना है, सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उसकी विधा के साथ में आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग, अरे यायावर रहेगा याद यात्राव्रत है। फिर माटी हो गई सोना ये रेखा चित्र है। तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज है और कलम का सिपाही ये क्या है? ये क्या माना जाएगा? यहाँ पर रचनाकार का नाम दे दिया है कलम का सिपाही, ये जो है जीवनी है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प भी आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रचना और विधा के साथ में आपको मिलान करना है। तो पंत की जीवनी है तो जीवनी है। फिर उसके बाद में अपोलो का रथ ये रिपोर्टाज है। फिर साधना के पथ पर ये आत्मकथा है और रेखा चित्र ये रेखा चित्र है। पंत की जीवनी ये जीवनी है, अपोलो का रथ रिपोर्टाज है, साधना के पथ पर आत्मकथा है और रेखा चित्र ये रेखा चित्र है। आपका मिलान हो गया, विकल्प डी आगे आपका कूट उत्तर होगा।
फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है आपको रचनाओं को रचनाकारों के साथ में। देखते हैं हम लोग। तो एल्बम ये सत्यजीत वर्मा की रचना है, स्मृतकण सेठ गोविंद दास की है, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की है, हम अस्मत् कृष्णा सोबती की है। आपका सही मिलान कर दिया गया और आगे कूट आपका विकल्प ए उत्तर होगा। फिर आपका प्रश्न अगला है, यहाँ भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है, यानी रचना और रचनाकारों के साथ। तो पद्म पराग ये किसकी है, पद्म सिंह शर्मा की है। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी की है। प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा की है। माटी की मूर्ति रामरक्ष बेनीपुरी की है। और आपका सही मिलान हो गया है, उत्तर आपका होगा आगे विकल्प ए कूट। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रचनाओं को रचनाकारों के साथ में आपको करना है सुमेलित। देखते हैं हम लोग जो है, सभा की सभ्यता ये किसकी रचना है, सभा की सभ्यता तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। फिर मिट्टी के पुतले ये प्रकाश चंद्र गुप्त की है। फिर आपकी है भूले हुए चेहरे ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। फिर रेखा व रंग विनय मोहन शर्मा की है। सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आप सबको पता है। मिट्टी के पुतले प्रकाश चंद्र गुप्त की। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा की, ये भी आप लोगों को पता है। तो आपका कूट जो उत्तर होगा विकल्प ए आगे माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको मिलान करना है। आप देख पा रहे हैं एक एक प्रश्न में आपके कई सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो अगला है क्या, वे दिन वे लोग ये रचना किसकी है, शिवपूजन सहाय की। फिर है पथ चिन्ह ये किसकी है, शांतिप्रिय द्विवेदी की। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की। वो दुनिया भागवत शरण उपाध्याय। तो वे दिन वे लोग आप सभी जानते हैं पहले से शिवपूजन सहाय की है। और पथ चिन्ह ये शांतिप्रिय द्विवेदी की है, आपके लिए नई रचना हो सकती है। फिर रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की, ये भी आप जानते हैं। वो दुनिया ये भी आपके लिए नई हो सकती है, भगवत चरण उपाध्याय। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में आगे आपका विकल्प सी जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मिलान करना है रचना का रचनाकारों के साथ में। देखते हैं हम लोग। चेतना के बिंब ये किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र की है। समय के पांव ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा की है। रेखाएं और संस्मरण ये क्षेमचंद्र सुमन की रचना है, ये आपके लिए नई है। स्मृत रेखाएं और संस्मरण किसकी है, क्षेमचंद्र सुमन की, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कूट आपका विकल्प आगे जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है, यहाँ भी आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले रचना कौन सी है, अतीत के गर्त में। अतीत के गर्त में रचना किसकी है, भगवती चरण वर्मा। फिर दीवार खाना ये रचना किसकी है, पद्मा सचदेवा की। टूटा तारा ये रचना किसकी है, तो ये राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। ढाई आखर प्रेम की, पुष्पा भारती की है। सभी रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। क्या है, अतीत के गर्त से ये किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। फिर दीवान खाना ये पद्मा सचदेवा की है। टूटा तारा ये राधिका रमण प्रसाद सिंह की। ढाई आखर प्रेम की, पुष्पा भारती की है। और आपका कूट आगे जो है विकल्प भी जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको यहाँ भी क्या करना है, मिलान करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों को देखते हैं हम लोग। क्या है, सबसे पहले लखनऊ ये रचना किसकी है, मनोहर श्याम जोशी की है। फिर है आपकी मन मिर्जा तन साहिबा ये किसकी है, अमृता प्रीतम की है। फिर है सृजन के सहयात्री ये किसकी है, रविंद्र कालिया की है। और कीर्ति कलश किसकी है, भानु प्रताप शुक्ला जी की। यानी लखनऊ किसकी है, तो ये है मनोहर श्याम जोशी की। मन मिर्जा तन साहिबा ये किसकी है, अमृता प्रीतम की। सृजन के सहयात्री ये रचना किसकी है, रविंद्र कालिया की। और कीर्ति कलश किसकी है, भानु प्रताप शुक्ल की। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे आपका विकल्प डी जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है, मिलान। रचनाएं हैं, रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले है समर्पण। समर्पण रचना किसकी है, भानुदत्त शुक्ल की है। फिर है सप्तपर्णी। सप्तपर्णी रचना किसकी है, गिरिराज की है।
फिर है धार के आर पार, ये रचना किसकी है? कन्हैया लाल नंदन। और अपनी निगाह में, ये रचना किसकी है? कमलेश्वर जी की। यानी समर्पण भानु प्रताप शुक्ल, सप्तपणी गिरिराज किशोर की है, धार के आर पार कन्हैया लाल नंदन, और अपनी निगाह में ये किसकी है? कमलेश्वर जी की। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट आगे विकल्प पे आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, रचनाओं को रचनाकारों के साथ करना है मिलान। देखते हैं हम लोग सबसे पहले सरयू पार की यात्रा। क्या है? सरयू पार की यात्रा। ये रचना किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, आप सबको पता है पहले से। फिर है मेरी कैलाश यात्रा, ये रचना किसकी है? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की है। फिर है मेरी तिब्बत यात्रा, ये भी आपको पता है राहुल सांकृत्यायन की है। और अरे यायावर रहेगा याद या गे की, ये भी आपको पता है। तो मेरी कैलाश यात्रा आपको ध्यान में रखना है, सत्यदेव परिव्राजक, और बाकी आपको पता ही है। ये आपका सही मिलान हो गया है और इसका जो आगे कूट होगा उत्तर विकल्प भी जवाब होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यात्रा वृत्त हैं और उनके लेखकों के साथ में आपको मिलाना है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले भागवत शरण उपाध्याय, इनके यात्रा वृत्त का नाम क्या है? सागर की लहरों पर। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी के यात्रा वृत्त का नाम क्या है? देश विदेश। और रघुवंश के यात्रा वृत्त का नाम है हरी घाटी। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्त का नाम है चीड़ों पर चांदनी। तो आपका सही मिलान हो गया और आगे कूट आपका विकल्प पे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करिए। यात्रा वृत्तांत हैं और उनके लेखक हैं। सबसे पहले है कमलेश्वर जी हैं, तो कमलेश्वर जी का यात्रा व्रत इनमें से कौन सा है? कमलेश्वर जी का यात्रा व्रत कौन सा है? खंडित यात्राएं। कौन सा है? खंडित यात्राएं। फिर कृष्णदत्त पालीवाल जी का यात्रा व्रत है जापान के कुछ दिन। फिर प्रदीप पंत जी के यात्रा व्रत का नाम क्या है? लौटने से पहले। और धर्मवीर भारती के यात्रा व्रत का नाम क्या है? धर्म यात्रा चक्र है, जो आपको सबको पहले से पता है। आपको ध्यान में क्या रखना है? खंडित यात्राएं किसका है? कमलेश्वर जी का। जापान के कुछ दिन ये किसका है? कृष्णदत्त पालीवाल का। लौटने से पहले ये किसका है? प्रदीप पंत जी का। और बाकी यात्रा चक्र आपको पता ही है, धर्मवीर भारती का है। तो कूट आपका आगे विकल्प पे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग, मिलान करते हैं। सबसे पहले हैं हिमांशु जोशी जी। हिमांशु जोशी जी के यात्रा वृत्तांत का नाम है यात्राएं। अजीत कुमार का यात्रा वृत्त है यहाँ से कहीं भी। प्रदीप पंत का यात्रा वृत्त कौन सा है? कुछ और सफ़र। और सच्चिदानंद का यात्रा वृत्त है विदेश यात्रा के प्रसंग। तो आपके लिए सभी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, चूँकि नई रचनाएं हैं, आपको कम पता होंगी, पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होंगी, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से कहीं ये किसकी है? अजीत कुमार की। विदेश यात्रा के प्रसंग किसकी है? सच्चिदानंद की। कुछ और सफ़र किसकी है? प्रदीप पंत की। यात्राएं किसकी है? हिमांशु जोशी की। आपका सही मिलान हो गया और विकल्प डी आगे कूट आपका जवाब यानी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी क्या है? यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं और आपको क्या करना है? मिलान करना है, बताना है कौन सा यात्रा व्रत जो है किसका है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हैं विजय सहगल जी। विजय सहगल के यात्रा व्रत का नाम है आस्था की डगर पर। फिर सुदर्शन वशिष्ठ जी के यात्रा व्रत का नाम है कैलाश पर चांदनी। केडिया ऋषि के यात्रा व्रत का नाम है हवा में तैरते हुए। और राजेंद्र अवस्थी के यात्रा व्रत का नाम है हवा को आने दो। सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं आपके लिए। विजय सहगल के यात्रा व्रत का नाम क्या है? आस्था की डगर। सुदर्शन वशिष्ठ के यात्रा व्रत का नाम है कैलाश पर चांदनी। केडिया ऋषि के यात्रा व्रत का नाम है हवा में तैरते हुए। और राजेंद्र अवस्थी के यात्रा व्रत का नाम है हवा को आने दो। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में आगे विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आत्मकथा है और उनके लेखकों को आपको सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बनारसी दास जैन जी हैं। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अर्ध कथानक, जो पद्यात्मक है। फिर सत्यानंद अग्निहोत्री जी हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है मुझ में देव जीवन का विकास। फिर स्वामी दयानंद जी हैं। इनकी आत्मकथा है जीवन चरित्र। और श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। तो
मुझ में देव जीवन का विकास है, आपको याद रखना सत्यानंद अग्निहोत्री की है, और जीवन चरित्र स्वामी दयानंद की है, और बाकी आपको पता ही है पहले से। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए आगे इसमें कूट उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। लेखक हैं और आत्मकथाएं हैं। तो सबसे पहले वियोगी हरजी है। वियोगी हरजी की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा जीवन प्रवाह। यशपाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सिंहावलोकन। ये 3 खंडों में है। शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा का नाम क्या है? परिव्राजक की प्रजा। फिर सेठ गोविंददास की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मनिरीक्षण। और ये आपका सही मिलान हो गया है, और कूट के रूप में आपका विकल्प है इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको सम्मिलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी आत्मकथा किसकी है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी अपनी कथा। पांडे बचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का नाम क्या है? अपनी खबर। वृंदावन लाल वर्मा की जो है आत्मकथा का नाम क्या है? अपनी कहानी। और नगेंद्र की आत्मकथा का नाम है अर्धकथा। तो मेरी अपनी कथा ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आपके लिए नई हो सकती है, और अपनी कहानी ये जो है वृंदावन लाल वर्मा की है, अर्धकथा नगेंद्र की है। और इसमें आपका सही मिलान कर दिया गया है, और कूट के रूप में आगे विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? आत्मकथा का लेखकों के साथ में करना है मिलान। देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम है आत्मकथा। फिर बलराज साहनी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी फिल्मी आत्मकथा। फिर क्या है? रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा का नाम क्या है? कौन सी है? रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा घर की बात। और कमलेश्वर की आत्मकथा का नाम है गर्दिश के दिन। यानी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद, घर की बात रामविलास शर्मा, गर्दिश के दिन कमलेश्वर, मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी। तो ये आपका सही मिलान हो गया, और कूट के रूप में विकल्प आपका इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। रिपोर्टाज के साथ में आपको मिलान करना है लेखकों को। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज का नाम क्या है? लक्ष्मीपुरा, आप सभी लोग जानते हैं। रांगे राघव के रिपोर्टाज का नाम क्या है? तूफानों के बीच, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। फिर उपेंद्र नाथ अश के रिपोर्टाज का नाम क्या है? पहाड़ों में प्रेम में संगीत, ये भी आप सभी को पता है। फिर शिवसागर मिश्रा की रिपोर्टाज का नाम है वे लड़ेंगे 1000 साल। ये आपके लिए नया हो सकता है, आपको ध्यान में रखना है। वे लड़ेंगे 1000 साल शिवसागर मिश्रा का रिपोर्टाज है। तो आपका सही जो जवाब आगे कूट के रूप में होगा, विकल्प सी होगा उत्तर आपका। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। रिपोर्टाज हैं, उनके लेखकों के साथ में आपको करना है मिलान। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज का नाम क्या? युद्ध यात्रा, आप सब पहले से जानते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्षण बोले कण मुस्काए, ये भी आपको पता है। शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा, ये भी आपको पता है। और अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज, ये भी आप सभी को पता है। आपका मिलान कर दिया गया है, और विकल्प डी आगे कूट इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। आपको क्या करना है? मिलान करना है। रिपोर्टाज हैं, उनके लेखक हैं। तो सबसे पहले हैं कौन? भागवत शरण उपाध्याय जी। भागवत शरण उपाध्याय जी के यात्रावृत्त का नाम, रिपोर्टाज का नाम क्या है? खून के छींटे। राजकुमार वर्मा जी का यात्रावृत्त इसमें कौन सा है? तो वो होगा पेरिस की नोट्स। विवेकी राय का कौन सा है इसमें? बाढ़ 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 जुलूस रुका है। और कैलाश नारद का रिपोर्टाज है धरती के लिए। यानी पेरिस के नोट्स राजकुमार वर्मा, खून के छींटे रिपोर्टाज भगवत शरण उपाध्याय, धरती के लिए रिपोर्टाज कैलाश नाथ नारद, और बाढ़ 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 जुलूस रुका है, ये आप सबको पता है, विवेकी राय का रिपोर्टाज है। और विकल्प आगे इसमें उत्तर आपका होगा कूट सही। फिर अगला प्रश्न है, क्या करना है? यहाँ भी आपको रिपोर्टाज के साथ में लेखकों का करना है मिलान। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा जी के रिपोर्टाज का नाम क्या है? प्राग एक कथन। फिर हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी की रिपोर्टाज का नाम क्या है? क्रांति करते हुए आदमी को देखना।
का से कमलेश्वर, का से क्रांति, आप इस तरह याद कर सकते हैं। फिर भदंत आनंद कौशल्यायन जी हैं, इनके रिपोर्टाज का नाम है देश की मिट्टी बुलाती है। और धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज का नाम है युद्ध यात्रा। तो आपको ध्यान में रखना है, प्राग एक कथा निर्मल वर्मा, अच्छी रचना है। और क्रांति करते हुए आदमी को देखना, कमलेश्वर, देश की मिट्टी बुलाती है, भदंत आनंद कौशल्यायन। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में आगे विकल्प ए आपका सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो रहा है काव्य शास्त्र से आपके लिए। क्या है भावकत्वम साधारणीकरणम, ये परिभाषा किसने दी है? भट्ट नायक, आचार्य शंकुक, भट्ट लोलट, इनमें से कोई नहीं। तो भावकत्वम साधारणीकरणम ये परिभाषा किसने दी है? भट्ट नायक जी ने। अगला है रस की सत्ता को किसने आत्मगत माना है? भरत मुनि, अभिनवगुप्त, शंकुक, इनमें से कोई नहीं। तो रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? अभिनव गुप्त जी ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। तो आप सभी लोग जानते हो ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा जाता है। फिर है आचार्य शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? अलंकारवादी, ध्वनिवादी, रसवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल आपके रसवादी आचार्य थे, रस मीमांसा ग्रंथ को लिखा है। फिर अगला है कौन हो तुम बसंत के सुकुमार में कौन सा तत्व है? प्रतीक, बिंब, मिथक, फैंटेसी। कौन हो तुम बसंत के सुकुमार में कौन सा तत्व होगा? सही तो आपका उत्तर होगा प्रतीक है। फिर है किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता? भट्ट नायक, लोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो भुक्तिवाद ये मत किसका है? ये भट्ट नायक जी का है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है? हीगल, रूसो, मैक्स वेबर, विक्टर हुगो। स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है? रूसो है। अगला है अरस्तु के ग्रंथ का नाम है द रिपब्लिक, द सबलाइम पोएटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु के ग्रंथ का इनमें से नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पोएटिक्स। क्या है अरस्तु के ग्रंथ का नाम? पोएटिक्स है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है। कुंतक, वामन, भरतमुनि, आनंदवर्धन। तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन जी। अगला प्रश्न है, गुण संप्रदाय इनमें से किसका नाम है? रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीत संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय। तो गुण संप्रदाय किसका नाम है? यानी रीत संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक, अर्थांतरन्यास। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसमें कौन सा अलंकार है? निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, संदेह। तो सही जवाब आपका क्या होगा इस प्रश्न के लिए? अर्थांतरन्यास अलंकार है इस पंक्ति में। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र में अलंकार बताइए। श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? आपका जवाब होगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, कुंतक, भामा, क्षेमेंद्र। तो औचित्य संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? क्षेमेंद्र जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? आनंदवर्धन जी ने। अगला प्रश्न है, रस ध्वनि को काव्यात्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया है? मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भरतमुनि। तो रस ध्वनि को काव्यात्मा के पद पर किसने प्रतिष्ठित किया है? तो आपका जवाब होगा अभिनव गुप्त जी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, निदर्शना। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में रूपक अलंकार है। फिर है भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन है? आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ, भट्टनायक, डॉक्टर नगेंद्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन है? आचार्य भट्टनायक जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है? तो रस मीमांसा, रस सिद्धांत,
साहित्य दर्पण, रसागिरंजन। तो इनमें से जो डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है उसका नाम है रस सिद्धांत। रसागिरंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। रश्मिमांसा शुक्ल जी का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का ग्रंथ है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है? सिद्धांत हैं और उनके प्रवर्तकों के साथ में आपको करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको सुमेलित करते हैं। सबसे पहले है अनुकरण सिद्धांत। तो अनुकरण सिद्धांत ये किसका है? प्लेटो का है। फिर उदात्त सिद्धांत ये किसका है? लॉन्जाइनस का है। मूल्य सिद्धांत किसका है? ये रिचर्ड्स का है। और अर्थमीमांसा सिद्धांत किसका है? ये भी रिचर्ड्स का है। तो अनुकरण सिद्धांत प्लेटो, उदात्त सिद्धांत लॉन्जाइनस, मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स, अर्थमीमांसा सिद्धांत ये भी क्या है? रिचर्ड्स का है। आपका सही मिलान कर दिया गया और विकल्प बी कूट आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? करना है मिलान। लिखते हैं, कुछ सिद्धांत हैं उनके प्रवर्तकों के साथ में आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या है? क्रोचे जी हैं। क्रोचे का इनमें से कौन सा सिद्धांत है? अभिव्यंजनावाद है। इलियट का कौन सा है? निर्वैयक्तिकतावाद। रिचर्ड का इसमें कौन सा है? संप्रेषण सिद्धांत। अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। आगे कूट विकल्प डी उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। कुछ रस हैं और उनके स्थायी भावों के साथ में आपको मिलान करना है। तो रत किस रस में आएगा? रत किस में आएगा? तो रत आपका आएगा रत तो श्रृंगार में ही आएगा। फिर उत्साह किस में आएगा? वीर में आएगा। हास किस में आएगा? हास्य में आएगा। अमर्ष किस में आएगा? क्रोध यानी रौद्र में आएगा। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और आगे विकल्प भी आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। कृतियाँ हैं और कृतिकारों के साथ में आपको करना है सुमेलित। तो सबसे पहले रस सिद्धांत किसका है? ये तो रस सिद्धांत ये डॉक्टर नगेंद्र का है। चिंतामणि आचार्य शुक्ल का ग्रंथ है। कविप्रिया केशवदास की है। भाषाभूषण जसवंत सिंह की है। और विकल्प डी इसमें आपका उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। बी रस प्रधान रचना में कौन सा प्रमुख गुण होता है? आपको बताना है। ओज, प्रसाद, माधुर्य ये सभी। तो बी रस प्रधान रचना में ओज गुण होता है प्रधान। अगला है रोमांटिसिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, रूसो, विक्टर हुगो, अरस्तु। तो रोमांटिसिज्म का जन्मदाता किसको माना जाता है? अरस्तु को। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से अलंकारवादी आचार्य नहीं है? कुवलयानंद, दंडी, भामा, वामन। इनमें से कौन नहीं है अलंकारवादी आचार्य? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कुवलयानंद अलंकारवादी आचार्य नहीं है। दंडी, भामा, वामन अलंकारवादी आचार्य हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग तथा ध्वनि को क्रमशः उत्तम उत्तमोत्तम कहा है? भोज, मम्मट, भामा, आनंदवर्धन। तो इनमें से किसने कहा है? आपका सही जवाब क्या होगा? मम्मट ने जो है शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग, ध्वनि को क्रमशः उत्तम उत्तमोत्तम कहा है। अगला है। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस का प्रवर्तक माना जाता है? भरत, भामा, नंदकेश्वर और वामन। तो जनश्रुति के आधार पर किसको रस का प्रवर्तक माना जाता है? नंदकेश्वर जी को। किसको? नंदकेश्वर को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का विरोधी रस है? बीभत्स, भयानक, वीर, हास्य। तो करुण रस का विरोधी रस इनमें से कौन सा होगा? यानी कि बीभत्स रस है। कौन सा? बीभत्स रस। फिर अगला है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? दंडी, विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? यानी कि आनंदवर्धन जी। कौन? आनंदवर्धन जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है? जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आपको बताना है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर और ही अर्थ प्रतीत कराए, उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो,
तो ये किसका लक्षण है? ये ध्वनि का लक्षण है, ध्वनि संप्रदाय का। अगला है किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले जो है अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीत होती है, उसके बाद लक्षणा, फिर व्यंजना। अगला प्रश्न है निर्वेद नामक स्थायी भाव किस रस का परिपाक करता है? श्रृंगार, अद्भुत, वीर, शांत। तो निर्वेद जो स्थायी भाव है ये किस रस का परिपाक करता है? तो आपका उत्तर होगा श्रृंगार रस का। किसका? श्रृंगार रस का। अगला प्रश्न है काव्य के घटक क्रमशः हैं शब्द, पद, वाक्य, अनुच्छेद, कर्म ग्रंथ, अनुच्छेद ग्रंथ, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ग्रंथ, वर्ण, निबंध, पद। तो काव्य के घटक कौन कौन से हैं इनमें से? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी होगा। क्या होगा? विकल्प सी, यानी पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ये आपका सही है काव्य के घटक। अगला प्रश्न आपके सामने है निमित्त का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? निष्पत्ति होगा। आचार्य मम्मट, भट्ट लोल्लट, अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो निष्पत्ति का अर्थ जो है अभिव्यक्ति किसने माना है? तो सही जवाब क्या होगा आपका इस प्रश्न के लिए? यानी कि अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति बताया है। ध्वन्यालोक किस आचार्य का ग्रंथ है? मम्मट, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो ध्वन्यालोक ये ग्रंथ किसका है? आनंदवर्धन जी का। फिर अगला है काव्य प्रकाश के रचयिता हैं भरत मुनि, मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। तो काव्य प्रकाश ये काव्य शास्त्री ग्रंथ किसका है? आचार्य मम्मट जी का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें कौन सी व्यंजना है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? शाब्दी व्यंजना है। अगला है इन आचार्यों को आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। महत्वपूर्ण आचार्य हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के, आपको बताना है कौन सा क्रम काल के अनुसार सही होगा। तो आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प बी, यानी पहले भामा, फिर दंडी, फिर मम्मट का समय, फिर अभिनवगुप्त का समय आता है। अगला प्रश्न है इन ग्रंथों को जो है आरोही क्रम में आपको लगाना है, बताना है कौन पहले से बाद के क्रम में आएगा। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी पहले काव्यालंकार, फिर काव्यादर्श, फिर काव्य प्रकाश, फिर ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ आएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है क्या है? कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है कि कारण सही है या फिर दोनों सही है। देखते हैं हम लोग जो है क्या इसमें सही है। साधारणीकरण की प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है, वे सामान्य प्रतीत होने लगते, अर्थात सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती हैं। यानी क्या है? साधारणीकरण की प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती हैं। यहाँ कामिनी आया इसलिए गलत हो रहा है। फिर है विभाव आदि का अपने पराये की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण है, सीता के प्रति रति भाव का अनुभव सामान्य दर्शक करने लगता है। तो ये सही है, अर्थात ए गलत है और आर सही है, विकल्प सी आपका जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है नाट्यशास्त्र के रचयिता का नाम आपको बताना है। भट्ट लोल्लट, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, मम्मट। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि। अगला है रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में भट्टनायक का योगदान है, साधारणीकरण का सिद्धांत, अव्यक्तिवाद, आरोपवाद, इनमें से कोई नहीं। तो रस निष्पत्ति की व्याख्या में जो है भट्टनायक का योगदान किस लिए है? क्योंकि इन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। फिर अगला है आश्रय की चेष्टाएं किस वर्ग के अंतर्गत आती है? अनुभाव, दीपन, विभाव, स्थायी भाव। तो आश्रय की चेष्टाएं किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो ये अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। किसमें? अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टाएं आती हैं। फिर अगला प्रश्न है सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है, आपको बताना है। 8, 4, 10, 33। तो आप सभी लोग जानते हैं सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई? 8 मानी गई। संचारी भावों की संख्या 10, 9, 33, 25। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। तो भावों का बोध कराने वाले कारण जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा उन्हें कहते हैं अनुभाव। अगला है इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? स्वेद, ग्लानि,
रोमांच, अश्रु। तो इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? यानी कि ग्लानि नहीं आता है अनुभाव में। स्वेद भी है, रोमांच भी है, अश्रु भी है, ये तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से संचारी भाव कौन सा है? आपको बताना है कौन सा है संचारी भाव। अपस्मार, ब्रीडा, अवहित्था, ये सभी। तो इनमें संचारी भाव ये सभी हैं, अपस्मार, ब्रीडा, अवहित्था। फिर अगला है असूया, इनमें से किस वर्ग में आएगा? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव। असूया क्या है ये? तो आपका जवाब होगा इस प्रश्न के लिए संचारी भाव है असूया। क्या है? संचारी भाव। फिर अगला प्रश्न है, आपको करना है सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग सुमेलित करते हैं। गर्व का संबंध किससे है? गर्व ये संचारी भाव है। फिर अश्रु का संबंध किससे है? अश्रु क्या है ये? तो अश्रु ये अनुभाव है। फिर रति क्या है ये? तो रति आपका स्थायी भाव है। और वत्सल क्या है? ये वात्सल्य रस है। यानी गर्व संचारी भाव, अश्रु अनुभाव, रति स्थायी भाव, वात्सल ये वात्सल्य रस है। तो इस प्रकार आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प भी आगे माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ क्या करना है आपको? असत्य कथन को आपको है छांटना, यानी कौन सा इनमें सही नहीं है वो आपको है बताना। देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें सही नहीं है। यानी उग्रता संचारी भाव ये सही है। फिर विभाव आदि के विशेषत्व का परिहार होना साधारणीकरण सही है। शोक करुण रस का स्थायी भाव सही है। गलत क्या है? विकल्प बी, यही आपका गलत है। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, गलत बात है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है आपको है बताना। कौन सा आचार्य विश्वनाथ का मत है? देखते हैं हम लोग। साधारणीकरण कब की अनुभूति का होता है? ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, ये शुक्ल का मत है। साधारणीकरण भाव का होता है, ये किसी का मत नहीं है। और जो विश्वनाथ का मत है वो है विकल्प ए। क्या कहते हैं? आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना साधारणीकरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता? मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ। तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? व्यंग्यार्थ से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भरत मुनि का काल माना जाता है, काल यानी कि समय, 300 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, 525 ईस्वी पूर्व। तो भरत मुनि का समय कब माना जाता है? यानी कि 200 ईस्वी पूर्व का समय है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है आपको। ये भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत हैं और उनके प्रवर्तकों के साथ में आपको करना है सुमेलित। तो रस सिद्धांत किसका है? ये किसका है रस सिद्धांत? भरत मुनि का है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। वक्रोक्त कुंतक का है। और रीत सिद्धांत ये वामन का है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प डी आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ का करना है मिलान करना है। कुछ जो है लक्षण दिए गए हैं और आचार्यों के नाम है, कौन सा लक्षण किसका है। तो सबसे पहले विभाव, अनुभाव, व्याविचारी, संयोगाद्र, सनिष्पत्ति, ये भरत मुनि का आप सभी को पता है। तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये भी मम्मट का है, आप सबको पता है। रमणीयात प्रतिपाद का शब्द काव्यम ये जगन्नाथ जी का है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी का है। आपका सही मिलान हो गया। आगे विकल्प पे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं। तो रीत का संबंध किससे है? वामन से है रीत का संबंध। और इसका मतलब है जो है रीत शब्द का प्रयोग किसने किया है? वामन ने प्रयोग किया है। फिर अगली बात क्या है? यानी मार्ग है। यानी मार्ग ये किसने शब्द प्रयोग किया है? कुंतक जी ने। फिर संघटना, संगठना का प्रयोग किसने किया है? आनंदवर्धन ने। और वृत्ति का प्रयोग किसने किया है? मम्मट ने। यानी रीत को रीत वामन ने कहा है, रीत को मार्ग कुंतक ने कहा है, रीत को संगठना आनंदवर्धन ने कहा है, रीत को वृत्ति मम्मट ने कहा है। और विकल्प सी आपका उत्तर होगा।
कूट के रूप में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अच्छा प्रश्न क्या है? रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में संयोग का संबंध, संयोग का अर्थ, उत्पाद, उत्पादक किसने माना? भट्ट नायक, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में संयोग का अर्थ, उत्पाद्य और उत्पादक, ये किसने माना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? भट्ट लोलट ने, चूँकि इनके सिद्धांत का नाम ही है उत्पत्तिवाद, वहीं से उत्पाद उत्पादक ही आया है। अगला है निष्पत्ति का अर्थ अनुमित किसने माना है? भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, शंकुक। तो रस निष्पत्ति का अर्थ जो है अनुमित किसने माना है? आप सभी जानते हैं इसका उत्तर आचार्य शंकुक का अनुमित सिद्धांत है। अगला है सुमेलित कीजिए, यहाँ कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उनके सिद्धांतकारों से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या है? विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत ये किसका है? अरस्तू का है विरेचन सिद्धांत। फिर यथार्थवाद का संबंध किससे है? जॉर्ज लुकास से। वस्तुनिष्ठ समीकरण ये किसका है? वस्तुनिष्ठ समीकरण ये किसका है? तो इसमें आपका कौन सा आएगा? टी.एस. एलियट का आएगा। और विडम्बना क्लिंट ब्रुक्स का आएगा। यानी कि विरेचन से कौन संबंधित हैं? अरस्तू जी। कौन है विरेचन से? अरस्तू जी। यथार्थवाद से जॉर्ज लुकास, वस्तुनिष्ठ समीकरण से एलियट, विडम्बना से क्लिंट ब्रुक्स। आपका सही मिलान और विकल्प सी आगे आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? सिद्धांत और उसके प्रवर्तकों के साथ करना है मिलान। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अनुकरण सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अरस्तू जी हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रवर्तक कौन? मार्क्स जी हैं, कार्ल मार्क्स, आप सभी को पता है। सहजानुभूति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? क्रोचे जी हैं। और द्वंद्ववाद के कौन है? हीगल जी हैं। तो अनुकरण अरस्तू, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स, आप सबको पता है। सहजानुभूत क्रोचे, द्वंद्ववाद और ये हीगल का है। आपका सही मिलान हो गया, विकल्प सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको सिद्धांत हैं और प्रवर्तकों के साथ करना है, आपको मिलान करना है। तो विसंगत का प्रयोग किसने किया है? ये सिद्धांत क्लिंट ब्रुक्स ने। तनाव का प्रयोग किसने किया है? एलन टेट ने। उत्तर संरचनावाद सिद्धांत किसका है? जॉक देरिदा का। कल्पना सिद्धांत ये कॉलरिज का है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और विकल्प डी इसमें कूट आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, ये आपको बताना है। तो विश्वनाथ की परिभाषा बड़ी चर्चित है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा इनमें विश्वनाथ जी क्या कहते हैं। तो विश्वनाथ जी ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसयुक्त वाक्य काव्य होगा। विकल्प भी आपका जवाब है। अगला प्रश्न है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है, ये किसका मत है? आचार्य विश्वनाथ, भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ। तो रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसने कहा है? आचार्य दंडी यानी पंडित राज जगन्नाथ जी ने कहा है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इनका सूत्र है। अगला है, भरत मुनि के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काव्य के संबंध में ठीक है? रस ही काव्य की आत्मा है, अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है, ध्वनि के बिना काव्य की सार्थकता नहीं है, रसात्मक वाक्य काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। यानी भरत मुनि के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काव्य के संबंध में ठीक है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर क्या होगा? भरत मुनि का मानना है कि रस ही काव्य की आत्मा है, क्योंकि उन्होंने ही रस सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, रीत को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ, वामन, केशवदास, बाणभट्ट। रीत को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? वामन जी कहते हैं रीति आत्मा काव्यस्य, विशिष्ट पद रचना, रीति, ये सब सूत्र इन्हीं के दिए गए हैं। अगला है, मैथ्यू आर्नाल्ड ने साहित्य के विषय में क्या मत प्रकट किया है? बताइए। आपको मनोरंजन करना साहित्य का उद्देश्य है, साहित्य जीवन की आलोचना है, साहित्य मन मस्तिष्क को शांति देता है, मनुष्य को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर प्रेरित करना साहित्य का काम है। यानी मैथ्यू आर्नाल्ड के अनुसार आपको बताना है साहित्य के विषय में उन्होंने क्या परिभाषा दी है, क्या कहा है। तो
आपका जवाब क्या होगा? मैथ्यू अर्नाल्ड जी क्या कहते हैं? मनुष्य को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर प्रेरित करना ही साहित्य का लक्ष्य है। ये बात कौन कहता? मैथ्यू अर्नाल्ड। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहा जा रहा? ध्वन्यालोक के आलोचक कौन हैं? लोचन, मम्मट, अभिनवगुप्त, रुद्रट। ध्वन्यालोक लोचन ये टीका लिखी गई है, इसके टीकाकार कौन है आलोचना करने वाले? अभिनवगुप्त जी। फिर अगला है ध्वन्यालोक की टीका का नाम क्या है? लोचन, काव्य मीमांसा, काव्यालंकार, साहित्य दर्पण। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया ध्वन्यालोक लोचन नाम से जो है टीका अभिनवगुप्त ने लिखी है, यानी आपका इसमें लोचन शब्द सही होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? आप सभी को बताना है किसकी रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर, लोल्लट, मम्मट, शंकु। तो आप सभी लोगों को पता है काव्य मीमांसा बड़ी ही प्रसिद्ध रचना किसकी है? राजशेखर जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हमें आशा है, उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से आप लोग जोड़ते रहिए। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य दर्ज कराएं, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ आपकी मांग के अनुरूप कक्षाएं दे सकें। मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में नए मॉडल पेपर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।